ठीक है, चलो। देखो, अ, पिछले जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया तो देख ही लिया। उसके बाद हमने मेजरली पॉलिसीज देख ली थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है। जब हमने जमींदास की बात की तो हमने रेवेन्यू सिस्टम देख लिया था। जब हमने संथाल्स की बात की तो हम लोगों ने ट्राइबल पॉलिसीज क्या थी ब्रिटिश की वो देख लिया था। उसके बाद जो हमने कॉटन रिवोल्ट की बात की या डेक्कन राइट्स की बात की, उस टाइम पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर को लेकर के क्या पॉलिसीज थी ये सारी बातें बात कर ली थी। तो ये जो चैप्टर 1857 रिवोल्ट का, ठीक है, उस पर मेजरली बेस्ड है। क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट था वो पहला ऐसा बड़ा रिवोल्ट था जो इंडिया में हुआ। ऐसा नहीं है उससे पहले नहीं हुआ था, लेकिन वो छोटे मोटे लोकलाइज्ड रिबेलियंस थे, है ना। इतना बड़े स्केल पे, इतने बड़े लेवल पर कभी ब्रिटेन को चैलेंज नहीं किया गया जब से ब्रिटेन आया है। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला, विनायक दामोदर सावरकर ने बोला इसको। उसके बाद पॉपुलराइज हुआ ये। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से बोला जाता है। ठीक है। हम जानेंगे कि हाँ वाकई में इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी या किसी और चीज़ों के लिए लड़ाई थी। तो ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से अ, एक- ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से अ, एक दिन उठे सब और कहा कि चलो आज ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, ब्रिटेन हमें पसंद नहीं है ना। या कह दिया कि नहीं नहीं अब बहुत हो गया ऐसा वैसा, तो ब्रिटेन हमें पसंद नहीं, चलो उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। ये पिछले 100 साल ब्रिटेन का इंडिया में रहने का नतीजा था। तो अक्सर इसको ऐसे बोला जाता है कि चिंगारी लगी हुई थी, मतलब बारूद का ढेर बन गया था, एक चिंगारी की जरूरत थी। उसको ऐसे बोला जाता है कि a pile of gunpowder was already available, only a spark was required। ठीक है ना। तो बारूद का ढेर था ही, एक छोटा सा चिंगारी की जरूरत थी। वो बारूद का ढेर क्या था? बारूद का ढेर था जो ब्रिटेन ने हमेशा से किया। ठीक है। हमने देखा कैसे रेवेन्यू पॉलिसीज थी। पहले बात तो रेवेन्यू बहुत हाई कर दिए थे, ऊपर से लैंड के बेसिस पे कर दिया, क्रॉप के बेसिस पे नहीं किया। पहले क्रॉप के बेसिस पे हो जाया करता था कि हाँ चलो जितनी क्रॉप है उतना आप हमको रेवेन्यू दे देना, इतना कम हो उतना मत देना। उसके बाद लैंड के बेसिस पे कर दिया कि नहीं भैया क्रॉप से हमसे मतलब नहीं है, अगर आपको इतना फिक्स्ड है तो आपको देना ही, वो परमानेंट है, हाई है। जमींदार उससे अपना फायदा उठाने लगे, जमींदार एक्सप्लॉइटेशन करने लगे, उधर कंपनी एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी। बाकी जो फिफ्थ रिपोर्ट थी उसमें तो पता ही है कैसे करप्शन कर रहे थे। फिफ्थ रिपोर्ट में यही कहा गया कि देवर करप्ट, करप्शन चल रहा था। पार्लियामेंट में बताया गया और उनकी जो मोनोपोली है उसे ख़त्म करने की डिमांड उठी। उनकी मोनोपोली बाद में कुछ सालों के बाद उसे ख़त्म भी किया गया। एग्रीकल्चर की पॉलिसीज देख लें तो दे wanted most of the revenue and they were not interested in improving agriculture at all। ये लाइन बोली जाती है कि उनको बस ज़्यादा से ज़्यादा फायदा चाहिए था। उनको खेती में इन्वेस्टमेंट करना या खेती को बढ़ावा देना, इन सब से बहुत ज़्यादा खास मतलब था नहीं। और उन्होंने सिर्फ ऐसी क्रॉप्स उगवाई, जैसे हमने पढ़ा, जैसे चाय वगैरह है, टी है, वो सब ब्रिटेन का इंट्रोडक्शन है। उन्हें प्लांटेशन क्रॉप्स कहा जाता है। चाय जूट वगैरह कमर्शियली उगाई जाती हैं, जैसा हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। और उनको यूरोपियंस लेकर आए थे इंडिया में। क्यों लाए थे भाई? ऐसा क्या जरूरत पड़ गया था? क्यों? क्योंकि वो लोग प्रॉफिट ही चाहते थे, बेचेंगे दाम मिलेगा। और अमेरिका से जब वो लोग शिफ्ट करना चाह रहे थे तब भी इंडिया की तरफ आए, इंडिया की तरफ आकर के उन्होंने उगाया।
उसके बाद लोन्स दे देकर जबरदस्ती क्रेडिट दे के उगवाया, और जब कॉटन की सप्लाई रीस्टोर हो गई अमेरिका में, तो यहाँ इंडिया का सप्लाई एकदम बर्बाद हो गई। ठीक है, उसके बाद रेकनडाइट्स हुए, ट्राइब्स के साथ हमने देखा, ट्राइब्स जंगलों को अपना घर मानते थे। अब ये लोग फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट को काटने लगे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर फैलाने के लिए। ठीक है, कि ये जंगल क्यों है, ये तुम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, हटाओ, तुम लोग सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बनो, तुम लोग आराम से बैठ करके खेती करो और उसका रेवेन्यू मुझे दो। क्यों? क्योंकि मैं इस लैंड को जीत चुका हूँ और मेरा राज है। तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, हम तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस प्रोटेक्शन के बदले तो हमको पैसा दो। तो वो वही जो वसूली होती है वही करना चाह रहे थे बेसिकली। तो ट्राइब्स जंगल को अपना घर मानते हैं, अब उनके घर में घुस करके जंगलों को काटा, उसके बाद जबरदस्ती उनको एग्रीकल्चर करवाया, रेवेन्यू लिया उनसे, और उनके उनके जो राइट्स थे उसको कर्टेल कर दिया। क्या अधिकार था उनका कि भाई जंगल है, हम कहीं भी जाए, हम ये सब हमारा ही है। लेकिन उनकी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि नहीं तुम इससे आगे नहीं जा सकते, तो आज़ादी छीनी। और उसके बाद उनके रिलीजन में भी इंटरफेरेंस हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स मानते थे कि जब तक इनको, क्योंकि ब्रिटेन क्रिश्चियनिटी लेके आ रहा है इंडिया में। ठीक है, ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्रिटेन की जो पॉलिसी है, उसके पीछे क्रिश्चियनिटी का हाथ। अब जैसे होता है ना, एक धर्म वाले आपस में कनेक्ट कर जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिसेस सेम होती हैं। कोई क्रिश्चियन क्रिश्चियन से मिलेगा तो ढेर सारी बातें कर पाएगा। अब हिंदू क्रिश्चियन से मिलेगा तो हो सकता है उतनी बातें ना हो पाए, क्योंकि धर्म अलग है। क्रिश्चियन को हिंदू के बारे में नहीं पता, हिंदू को क्रिश्चियन के बारे में नहीं पता, लेकिन दो हिंदू दो क्रिश्चियन मिल जाए तो आपस में जानते हैं एक दूसरे के बारे में, धर्म के बारे में, तो कनेक्ट हो जाता है। तो ब्रिटेन अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेके आ रहा है और यहाँ पे लोग क्रिश्चियन है नहीं, तो उनकी लाइफस्टाइल क्रिश्चियन करने के लिए, ताकि वो जो बना रहे हैं उसको खरीदे लोग, उनकी लाइफस्टाइल क्रिश्चियन करने के लिए क्रिश्चियनिटी फैलाई ट्राइब्स। और ब्रिटेन का मानना था कि हम लोग तो जंगली हैं ही हैं, अनाबनाइज हैं और क्रूअल हैं और सैवेज हैं, सैवेज का मतलब जंगली हैं, और वो लोग अपने आप को वाइट मैन्स बर्डन बुलाते थे। अब इस चीज़ को वाइट मैन्स बर्डन मतलब कि वी इंडियंस आर देयर बर्डन, हम लोग उन पे ऊपर बोझ हैं, यही वाइट मैन बर्डन है, ये सारी बातें तो थी। ठीक है, फिर क्रिश्चियनिटी फैलाया, उससे लोगों को गुस्सा आया। हम्म, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी पिछले 100 साल से। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल पे अपना कब्जा करती है। तो बंगाल पे कब्जा करने के बाद से ही ये सारी चीज़ें लागू हो गई थी। और पता है 57 के युद्ध के बाद प्लासी और बंगाल को एकदम से नोच लिया था इन लोगों ने। उसी को हम लोग प्लासी प्लंडर बुलाते हैं। प्लंडर का मतलब होता है पूरी तरह से लूट पाट मचा दे। जो बंगाल के रिजर्व्स थे, जो बंगाल के कॉफर था, कॉफर मतलब जो खजाना हो जाना था, उसको एकदम लूट डाला था इन लोग, है ना। सब कुछ एकदम बंगाली बना दिया था। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी राइट्स आ गया था। दीवानी मतलब रेवेन्यू का राइट्स, तो अब रेवेन्यू भी कंट्रोल करने लगे और जुडिशरी का भी राइट आ गया था, कोर्ट वगैरह भी उनके अंदर आ गए थे। उसके बाद उन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट लाया। ठीक है, और डुअल गवर्नमेंट चल रहा था 1773 तक। डुअल गवर्नमेंट में नवाब था नजमुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। नवाब सिर्फ नाम का नवाब था, रियल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, लेकिन जो जिम्मेदारियां थी वो नवाब को लेनी पड़ती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये वही है कि तुम बैठ के खाओ लेकिन कुछ काम ना करो, वही ईस्ट इंडिया कंपनी का हाल था। ये सारी चीजें हो रही थी, तो 100 सालों से चल रही है। अब 100 साल में तो दो जनरेशन आ जाएगी, यानी पापा ने भी देखा और फिर बेटे ने भी देखा यही चीज, है ना। और 1857 तक, जब तक ये रिवोल्ट हुआ, तब तक टू थर्ड ऑफ इंडिया, टू थर्ड ऑफ इंडियाज लैंड वॉज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल।
है ना, 2/3 67-70% के आसपास इनके पास आ गया था। डायरेक्ट कंट्रोल, उसके अलावा भी इनडायरेक्ट कंट्रोल था, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल मतलब पूरा ही रूल कर रहे थे। इसने लोगों के अंदर ऑलरेडी गुस्सा भर के रखा था। एक मौका चाहिए होता है, कोई तुम्हें लगातार प्रताड़ित करे सालों से, साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद वो अंदर ही अंदर रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। कुछ भी होता है वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे रहता है, हम लोग भले ही सामने से ना दिखाएं, लेकिन हमारे अंदर मन में कहीं ना कहीं छुपा होता है वो। उस फॉर्म में ना आकर के हो सकता है किसी और फॉर्म में आ जाए, लेकिन आता है। जैसे गुस्सा आना भी, लोगों को लगता है कि ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो नॉर्मल है, गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन ज्यादा गुस्सा आना भी इस कंडीशन को दिखा रहा है कि कुछ है अंदर जो दबा हुआ है, जो बाहर आना चाह रहा है। हम्म? तो वो जो चीजें दबी होती हैं वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है। तो वही 100 साल की चीजें 1857 की रिवोल्ट में बाहर आई थी एक साथ। उसका इमीडिएट रीजन था, दो रीजन, एक होता है इमीडिएट रीजन, एक होता है लॉन्ग टर्म रीजन। इमीडिएट रीजन तो रूमर था, अफवाह थी। लॉन्ग टर्म रीजन क्या था, जो ब्रिटेन की पॉलिसी चली आ रही थी सारी की सारी। 1857 रिवोल्ट का इमीडिएट रीजन क्या था, मतलब किस वजह से हुआ, तो वो था रूमर, एक अफवाह फैल गई थी। ठीक है। और ये सच में अफवाह ही थी, मतलब बहुत सारे सोर्सेस, हिस्ट्री में तो पता ही है सोर्सेस से बात चलती है, तो बहुत सारे सोर्सेस इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ ये एक रूमर ही हुआ करता होगा। ऐसे कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन एक बार अफवाह फैल गई तो फैल गई, फिर उसको वापस नहीं बुलाया जा सकता। अफवाह एक तीर की तरह है, जिसको धनुष से छोड़ दिया तो फिर वो वापस नहीं आएगा बेटा। बहुत मुश्किल हो जाता है अफवाह को रोक, बहुत। जब तक उसको रोका जाए तब तक वो डैमेज कर चुकी होती है। हमने देखा था इंडिया में कितनी सारी अफवाह फैलती है ना। 2001 2002 के आसपास दिल्ली में बहुत पॉपुलर केस था, वहां पर एक मंकी मैन चला करता था, कि कहते थे एक मंकी मैन आता है रात में, मंकी कैप लगा करके, सच में ऐसा था, और दिल्ली वालों को लूट ले जाता है ना। छत पे आता है, वहां पे जो भी सो रहा होता है उसको ऐसे पंजा मारता है, पता नहीं क्या क्या चला। और दिल्ली में कोई भी छत पे नहीं गया रात में, मतलब कई दिनों तक, कई महीनों तक। इंडिया में अपने गांव में मुंह नोच के चलता था, कि बाहर सोओगे तो कोई मुंह नोच के ले जाएगा। और एक अफवाह है वो चोटी वाली, वो तो कभी कभी अभी भी सामने आ जाती है कि वो चोटी कटवा आ गया है, चोटी काट के ले जा रहा है ऐसे। बच्चा चोर वाली अफवाह चली थी। इसके अलावा एक अफवाह चली थी यहीं, यहीं उत्तर प्रदेश में ही, हम मुझे भी अभी भी याद है, कि एक अफवाह चली थी, दो औरतें आती हैं, कुछ खाना वाना खाती हैं, प्याज व्याज खा करके गेट के बाहर थूक के चली जाती हैं, और फिर घर में किसी की डेथ हो जाती है, पता नहीं। फिर उनसे बचने का तरीका क्या है, उनसे बचने का तरीका है कि आप अपने घर पे गेट पे ऊपर दीवारों पे स्वास्तिक वगैरह बना के रखिए, वही उनसे बचने का तरीका है। तो सब स्वास्तिक ओम लिख रहे थे अपने, है ना, पढ़ा पढ़ा। जिसने जो नास्तिक भी रहा होगा बेचारा, वो भी डर गया होगा, वो भी स्वास्तिक ओम लिख के बैठा हुआ है। अफवाहें इंडिया में बहुत अच्छे से फैल जाती हैं, अफवाहें इंडिया में इसलिए फैल जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ लोग धार्मिकता ज्यादा रखते हैं, और धार्मिकता ज्यादा रखने का नुकसान पता है क्या होता है, धार्मिकता ज्यादा रखने का नुकसान होता है कि आप ये इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। धर्म अच्छी बात है, धार्मिक होना चाहिए इंसान को। तो ये सब प्रथा है, ये सब धर्म नहीं है, धर्म कुछ और ही होता है जो लोग जानते नहीं हैं। तो ठीक है, प्रथाएं आप फॉलो कर लो, लेकिन ये थोड़ा सा इसको साथ में रखो। एकदम भूल ही जाते हो, थोड़ा दिमाग भी होता है कुछ, पूरी तरह से इसको निकाल के फेंक देते हो, ऐसा ठीक नहीं है। अब कोरोना में अफवाह फैली थी नमक खत्म हो गया है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, पता नहीं कौन फैला दिया, एक तो व्हाट्सएप जब से आया तब से बर्बादी कर दिया है। अफवाह फैलाया नमक खत्म हो गया है, लोग नमक खरीदने गए दुकान पे कि नमक खत्म हो गया, नमक खत्म हो गया। और
नमक की कोई कमी नहीं थी इंडिया में, लेकिन फिर भी लोग गए और नमक के प्राइस स्काई रॉकेटेड, मतलब एकदम आसमान छू गए, स्काई रॉकेट हो गए थे। हम्म। अ, 1 किलो नमक 400 रुपये में बिक रहा। कोरोना में हुआ था, कोविड 2020-21 की बात है, अभी बहुत हाल ही की बात है। अभी बहुत सारी अफवाहें चलती हैं घर में, अभी देखो। अभी अभी नवंबर आ गया है। हो सकता है अगले इसी नवंबर में अगले महीने तक कोई अफवाह और सुनने को मिल जाए, तुम्हें अपने घर के आसपास या मुझे अपने घर के आसपास या इंडिया में या यूपी में। फिलहाल हम लोग अफवाह की बात करें तो इंडिया उस टाइम पे भी हाईली रिलीजियस था। मैं रिलीजन को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं सुपरस्टिशन को दोष दे रहा हूँ। मैं जो बैड इल प्रैक्टिसेस हैं उनको दोष दे रहा हूँ, जो अंधविश्वास और बुरी चीजें चला करती हैं धर्म के नाम पर, उनको। उस समय पे भी छुआछूत था। छुआछूत आज भी होता है कई सारी जगहों पर, बट उस समय तो बहुत ज्यादा ही हुआ करता था। छुआछूत के चक्कर में ही अफवाह फैल गई थी ना। और हुआ क्या था कि एक ब्राह्मण सैनिक था, है ना, ऐसी कहानियां बताई जाती। तो उससे किसी दलित ने मांग लिया कुछ पीने को, खाना पीने पीने को। हम्म, तो वो अछूत था, अनटचेबल था। तो उस जो ब्राह्मण सैनिक है उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं, मैं दूंगा नहीं पानी तुमको, क्योंकि तुम अछूत हो, तुम मेरे लोटा छूओगे तो ये भी अछूत हो जाएगा, वगैरह वगैरह वही सब। पानी दिया नहीं। तो वो गुस्सा हो गया, और उसने गुस्से में बोल दिया, ये कहानी सच है, एनसीईआरटी में शायद लिखा हुआ है। उसने गुस्से में बोल दिया कि अ, तुमने मुझे दिया नहीं, अब एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम्हारी गोलियों में गाय और सुअर दोनों का मांस मिला रहेगा, और तुमको उसे खाना पड़ेगा और तुम्हें धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसा वो बोल के चला। ठीक है। तो हो सकता है उस सैनिक ने अपने आसपास के लोगों से इस बारे में बात किया हो। ठीक है। तो अब अफवाह तो बहुत जल्दी फैलती है, बहुत तेजी से फैलती है। फैल गई। अफवाह ये फैल गई क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो लोग ऐसे ही विश्वास कर ले रहे थे। इसकी वजह थी, इस ये था तो अफवाह ही, लेकिन इस अफवाह पे विश्वास करने का, इस rumor पे बिलीव करने का अब वजह थी। वजह क्या थी? कि लगातार रिलीजन में इंटरफेरेंस हो रहा था। हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही लगातार लगता था कि अंग्रेजी राज ब्रिटेन उनके धर्म में दखल दे रहा है। ठीक। क्रिश्चियन मिशनरीज का आना, क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश करना। इसके बाद हिंदू धर्म में इंटरफेरेंस देना, जैसे इससे पहले राजा राम मोहन रॉय की मदद से 1829 में सती को अबॉलिश कर दिया गया था, है ना। सती सती, आपको पता है, जब अ, फ्रांसवा बर्नियर आया था तो उसने बड़े अच्छे से सती को बताया हुआ है। फ्रांसवा बर्नियर औरंगजेब के टाइम पे आया था। तो सती को अबॉलिश करने में राजा राम मोहन का हाथ था, सती को अबॉलिश किया। और भी कुछ प्रैक्टिसेस थी, जैसे मुसलमान धर्म में भी, और इन सब चीज़ों को भी हटाने की कोशिश की। उसके बाद क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश की, उनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। तो लोगों को पहले से ही लग रहा था कि हाँ यार, हमारे धर्म में इंटरफेरेंस की कोशिश तो की जा रही है। उनको पहले से ये शक था। तो ये अफवाह जब उन्होंने सुनी तो और विश्वास हो गया, क्योंकि ये पहले भी हो रहा था। उनको लगा कि हाँ यार, हमारा धर्म और कर्म तो भ्रष्ट करने की बात कर ही रहे हैं बेटे। इसके अलावा गुस्सा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। किस बात का गुस्सा? उनकी जो पॉलिसीज रही थी उस बात का गुस्सा। एग्रीकल्चर को लेकर के, हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर के, ट्राइबल अफेयर्स को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के। इकोनॉमी में भी यही था कि इंडिया को सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टिंग कंट्री बना दिया। इंडिया से सिर्फ कच्चा माल बाहर जाता था और कुछ बाहर जाता ही नहीं था। इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बर्बाद कर दिया। तो गुस्सा भरा ही था, साथ ही साथ अफवाह फैल गई धर्म को लेकर के। धर्म बहुत सेंसिटिव मामला है भाई, बहुत सेंसिटिव मामला है। एक छोटी सी अफवाह और दंगे शुरू।
तो एक अफवाह ने खेल खेला अपना इसमें। अफवाह क्या थी कि जो बुलेट्स आई थी, नई नई राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी, रॉयल एनफील्ड .303, है ना, नाम था, पूरा नाम है। तो उसके जो बुलेट्स थे उनको ऐसे काट के, उनके बुलेट्स के ऊपर एक कवर होता था, तो कवर को काट के बुलेट लगानी होती थी, ऐसा कुछ था। अफवाह ये फैल गई कि जो कवर है वो मांस से बना है। ठीक है, गाय का मांस और सुअर का मांस। गाय और सुअर ही क्यों? क्योंकि गाय हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है, उनको कोई मारा नहीं जाता। और सुअर को हराम माना जाता है इस्लाम में, सुअर का मांस नहीं खाते इस्लाम में। हाँ? सब खा लेंगे कि सुअर नहीं खाते। इस तरह से कभी हिंदू धर्म में गाय को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। अब गाय और सुअर दोनों ही वर्जित है एक तरह से। गाय का मांस और सुअर को पाना दोनों ही वर्जित है दोनों धर्म में। देखो ना, ये तो थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचो तो पता चल जाएगा कि हाँ, ये अफवाह है। बड़े ही चालाकी से चुना गया है दोनों जानवरों को। ऐसा तो कुछ था नहीं कि और किसी की चर्बी इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी जानवर की चर्बी इस्तेमाल कर सकते थे। गाय और सुअर में ऐसा तो कुछ खास था नहीं, उनकी चर्बी में किसी होने का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे दो जानवर क्यों चुने गए जो धर्म से रिलेटेड हैं और दोनों धर्म में सैक्रेड हैं, या दोनों में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं उनको लेकर के? जाहिर सी बात है ना, को सोचो, बड़ी शातिरता से इसको लाया गया जिसने भी लाया। फिलहाल एक रूमर ही था कि हाँ चलो, वो एक डर होता है अंदर अंदर। तो ब्रिटेन सरकार ने ऐसा कुछ किया जानबूझकर, इसका कुछ खास एविडेंस मिलता नहीं, ये रूमर ही माना जाता है। तो उसके कवर पे जो है गाय और सुअर का मांस है, और ब्रिटेन सरकार रिलीजन को करप्ट करना चाह रही है, सबको क्रिश्चियन बनाना चाह रही है, ये अफवाह फैल गई। बस फिर आर्मी में रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट क्या मतलब, उसे म्यूटिनी कहते हैं। हालांकि म्यूटिनी, देखो दो शब्द हैं, एक है म्यूटिनी MUTINY, एक होता है रिवोल्ट। म्यूटिनी रिवोल्ट में अंतर है। म्यूटिनी का मतलब होता है कि जैसे एक बटालियन है, अब एक बटालियन में 30-40 सैनिक होंगे, उस बटालियन ने ही विद्रोह कर दिया, है ना। तो जो छोटा सा कुछ सैनिक अगर कुछ अगर बाकी हो जाए, थोड़े बहुत सैनिक, तो उसे म्यूटिनी कहा जाता है। लेकिन रिवोल्ट का मतलब पूरी पूरी आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया, पूरी की पूरी सेक्शन नहीं रिवोल्ट कर दिया, या पूरा पूरा सिविलियन रिवोल्ट कर दिया, तो रिवोल्ट एक बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है। आवाज आ रही है बेटा? इंटरनेट चला गया था। हम्म। तो फिलहाल ये, हाँ तो म्यूटनी एक छोटा सा एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी नहीं कहूँगा लेकिन जो भी है, मतलब एक छोटी सी घटना है म्यूटनी, जिसमें कुछ ही सैनिकों ने अपना झंडा फहरा दिया ऊपर की तरफ। लेकिन रिवोल्ट एक बहुत बड़ी घटना होती है, तो ब्रिटिश सरकार इसको हमेशा म्यूटनी ही बुलाती रही कि ये तो म्यूटनी है, कुछ सैनिकों ने किया। लेकिन इंडियंस और इंडियन हिस्टोरियंस इसको लगातार रिवोल्ट बुलाते हैं, रिबिलियन बुलाते हैं। रिबिलियन भी छोटा वर्ड होता है, मतलब छोटे स्केल पे रिबिलियन, रिवोल्ट बड़े स्केल पे होता है, और म्यूटनी तो ऐसे कुछ सैनिक बोरा गए। तो ब्रिटेन सरकार हमेशा इसको म्यूटनी बुलाती थी, लेकिन इंडियन और इंडियन हिस्टोरियंस ने इसे हमेशा रिवोल्ट ही बुलाया कि हाँ, ये बहुत बड़े स्केल पे हुआ था, नेशनलिज्म की बात है, वो राष्ट्रवाद की बात है। तो ब्रिटेन इसे छोटा दिखाना चाहती थी और इंडिया इसको बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो रूमर फैलता है, और सबसे पहला जो बिगुल बजाया, सबसे पहला जो काम किया इसको स्टार्ट करने में, इस रिवोल्ट को स्टार्ट करने में, वो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे थे तो यूपी के, शायद बनारस के आसपास के थे, लेकिन वो बंगाल में पोस्टेड थे आर्मी में। और उनकी जो बटालियन थी उसका नाम था 34th इन्फेंट्री। ठीक है, बंगाल में थे। बंगाल में भी कहाँ पर थे?
देखना पड़ेगा शायद। अ, जो भी जहाँ भी रहा, तो उनकी जो बटालियन था उसका नाम था 34 इन्फैंट्री। इन्फैंट्री दो तरह के सैनिक होते हैं, एक होते हैं इन्फैंट्री वाले सैनिक, एक होते हैं कैवलरी वाले सैनिक। इन्फैंट्री वाले सैनिक होते हैं पैदल सैनिक, जो जमीन पे पैदल लड़ाई करते हैं, और कैवलरी वाले होते हैं जो घोड़े पे बैठ कर आते हैं। तो 34th इन्फैंट्री बटालियन का नाम था, उसके थे मंगल पांडे। मंगल पांडे को भी बात पता चल गई, रूमर तो फैल ही गया था हर जगह पर। और मंगल पांडे को ने अपने जो कमांडिंग ऑफिसर था उसका, मंगल पांडे जी के, उन्होंने बोला कि तुम्हें ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, तुम्हें इसको काटना पड़ेगा। मंगल पांडे ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैं अपना धर्म नहीं नष्ट करूंगा, मैं इस गोली को मुंह नहीं लगाऊंगा। ठीक है। तो फिर कुछ बोला होगा ब्रिटेन ब्रिटेन ने, तो मंगल पांडे मतलब ऑफिसर ने कुछ बोला होगा, तो मंगल पांडे गुस्सा हो गए, उन्होंने अपने ही कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार दी। उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था और फांसी दे दी गई थी। उसके बाद जो म्यूटनी शुरू हुई, ये तो एक आदमी घटना थी। म्यूटनी मतलब कई सारे सैनिकों ने अपनी ही आर्मी और अपनी ही बटालियन, अपने ही कमांडिंग ऑफिसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। मेरठ में शुरू हुई थी म्यूटनी, है ना। मेरठ में भी रिवोल्ट कर दिया सैनिकों ने, वहाँ के अपने ऑफिसर्स को मारा, और मतलब ब्रिटेन ऑफिसर्स को मारा, और जहाँ भी जो जो सरकारी चीज़ें दिखी सबको मार दिया या लूट पाट लिया। क्योंकि सरकारी चीज़ें मतलब ब्रिटेन का सिंबल। अगर हम ब्रिटेन का ऑफिस देख रहे हैं तो हमको ब्रिटेन की याद आ रही है, तो हम कहेंगे ये तो फरंगियों का है, इसको खत्म कर दो, इसको जला दो, इसको मार दो। कोई भी अमीर आदमी दिख जाए, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, कोई अमीर आदमी दिख जाए तो लगेगा ये तो ब्रिटेन की पैदावार है, तो ब्रिटेन की पैदाइश है, या चमचा है या गुलाम है, इसको मार डालो। ये तो पोस्ट ऑफिस है, ये तो टेलीग्राफ ऑफिस है। टेलीग्राफ एक कम्युनिकेशन लाइन होती है, जैसे टेलीफोन होता है वैसे टेलीग्राफ होता था, उससे मैसेज टाइप करके भेजा जाता। ये तो टेलीग्राफ का ऑफिस है, इसको जला डालो। ये टेलीग्राफ का खंबा है, गिरा दो। टेलीग्राफ का वायर काट डालो। जितनी भी ब्रिटेन से रिलेटेड चीजें हैं सबको हटाया गया, धमकाया गया, और तोड़ा फोड़ा गया, काटा पीटा गया, जलाया गया। गुस्सा था, वो जो गुस्सा था अंदर वो बाहर आ रहा था। तो कुछ सैनिक मेरठ में रिवोल्ट करते हैं 1857 के 10 मई की बात है। 10 मई 1857 को रिवोल्ट करते हैं, और मेरठ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं, कुछ घंटों का रास्ता है। और मेरठ से रिवोल्ट करके दिल्ली की तरफ जाते हैं। और उस समय पे मुगल एम्पायर था, नाम का एम्पायर था। ठीक। मुगल एम्परर हुआ करता था लेकिन नाम का हुआ करता था, सिर्फ पोजीशन का काम हुआ करता था, मतलब सिर्फ नाम का था। पावर सारी ब्रिटेन के हाथ में थी। तो उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे उनका नाम था बहादुर शाह सेकंड जाफर। जाफर उनका नाम था, बहादुर शाह सेकंड उनका टाइटल था। इससे पहले भी जब औरंगजेब मरा था, औरंगजेब के मरने के तुरंत बाद बहादुर शाह नाम का एक शासक हुआ था, 1707। तो बहादुर शाह टाइटल हुआ करता है, नाम अलग होता है इन लोगों का। जैसे अकबर एक टाइटल था, अकबर का असली नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। जलाल उनका नाम था, जलालुद्दीन मोहम्मद। अकबर तो टाइटल था। ऐसे ही जहांगीर का भी टाइटल नूरुद्दीन मोहम्मद था, जहांगीर उनका टाइटल था। तो बहादुर शाह सेकंड उनका टाइटल था, नाम उनका था जाफर, जो उसमें एम्परर थे। तो जाफर के पास जाते हैं, बहादुर शाह जाफर के पास, और 11 मई की सुबह नमाज, अपना रमजान का महीना था, बैठ करके नमाज कर रहे हैं लाल किले में। क्योंकि दिल्ली कैपिटल हो गई थी, तो लाल किले में बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए हैं लाल किले में नमाज कर रहे हैं। सुबह सुबह सैनिक धमक पड़ते हैं उनके दरवाजे के ऊपर, और चौंक जाते हैं। फिर सैनिक कहते हैं कि हमने रिवोल्ट कर दिया है मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ। म्यूटनी मतलब म्यूटनी नहीं, रिवोल्ट ही बोला था, हमने विद्रोह कर दिया है, अंग्रेजी ऑफिसर्स को हम मार के आ रहे हैं, अब हम इनको भगा के ही दम लेंगे, हमको आपका साथ चाहिए शहंशाह साहब। बहादुर शाह जाफर बिल्कुल भी इस लायक थे नहीं, है इस, बुढ़े हो गए थे वो, उसमें बुढ़ा गए थे वो, 70-80 साल के रहे होंगे कम से कम। ना तो उनके पास ताकत थी, ना उनके पास
ये ना तो उनका मन ही था कि हम कुछ रिवोल्ट जैसा कुछ करें ब्रिटेन के खिलाफ, है ना। तो जबरदस्ती उन्होंने माना, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो मना कर देते, नहीं नहीं मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगा, मैं रिवोल्ट नहीं करूंगा ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटेन इतनी बड़ी शक्ति है, उसके खिलाफ हम जा नहीं सकते, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम नाम के शहंशाह हैं, ये सारी बातें नहीं बोल सकता था। बोल देता ना, तो वहीं पे सोल्जर उसको मार डालते, कहते ये भी अंग्रेजों के खिलाफ, मार डाले उसको, गला काट के फेंक देते बहादुर शाह का। तो बहादुर शाह प्रेशर में आया था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में अ, बहादुर शाह ने खुद अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेजों से सिफारिश लगवाई थी। उस समय तो बोल दिया था कि हाँ चलो मैं तुमको सपोर्ट दे दूंगा, लेकिन बाद में खुद अंग्रेजों के खिलाफ वो अंग्रेजों के साथ सिफारिश लगवा रहा था। बहादुर शाह जफर को मारा नहीं गया, उनको बस डिपोर्ट कर दिया गया था, उनको भेज दिया गया था रंगून, रंगून म्यांमार, उठा के उनको वहां भेज दिया गया था, बाकी उनको मारा नहीं गया था। तो तो रिवोल्ट हुआ, और जाकर के बहादुर शाह जफर ने इसकी लीडरशिप एक्सेप्ट की। एक सवाल उठता है कि बहादुर शाह जफर ने क्यों एक्सेप्ट किया, या बहादुर शाह जफर ही क्यों, बहादुर शाह जफर ने क्यों एक्सेप्ट किया, वो ने बता दिया। वो आउट ऑफ कंपल्शन था बेटा, वो फोर्स हो गए थे, वो मजबूर हो गए थे, क्योंकि इतने सारे सैनिक उनके आसपास खड़े थे, कुछ भी बोल देते ना तो मारे जाते, है ना। तो उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है चलो मैं करता हूँ किसी भी तरह। लेकिन और क्यों बहादुर शाह जफर के पास क्यों गए, सैनिक किसी और के पास क्यों नहीं गए, मेरठ से भाग करके दिल्ली क्यों भागे? क्योंकि भले ही मुगल एम्पायर नाम का था, कोई ताकत है नहीं, कोई तीत है नहीं, कोई दांत है नहीं उसके पास, नाम का था, लेकिन अभी भी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, अभी भी वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता था। अभी भी लोगों के मन में या लोगों के दिमाग में यही बात थी कि हमारे शहंशाह आज भी मुगल ही हैं। हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज है, लेकिन शहंशाह हमारे आज भी मुगल ही हैं, लोगों के मन में ये हमेशा बात रही थी। ठीक है। तो जब मुसीबत आई, जब मदद की बात आई, तो वो भागे अपने शहंशाह के पास। ठीक है। तो उन्होंने अपनी लीडरशिप एक्सेप्ट की थी। यहाँ तक समझ में आया? इसको कहानी की तरह पढ़ो, मजा आएगी, समझ में भी आएगा, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हो रही थी वहां पर, क्या था क्यों था। दो चीज और थी, दो इम्पोर्टेंट चीज और थी। हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उस दो इम्पोर्टेंट चीजों को पढ़ लेंगे जो जिसने इफेक्ट डाला था, है ना। और ये रिवोल्ट हुआ था। एक लॉर्ड वेलेसली की, लॉर्ड वेलेसली थे उस टाइम पर। लॉर्ड वेलेसली का था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ये क्या हुआ करता था? और उससे 50 साल के बाद लॉर्ड डलहौजी आते हैं, और डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जिसने इस रिवोल्ट को होने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एक मिनट मेरे को देख लेने दो कि वेलेसली थे कि कॉर्नवालिस थे। आई थिंक वेलेसली ही थे, सब्सिडरी अलायंस के। यस सर, हाँ बुक में भी वेलेसली दिया ही है। होंगे। वेलेसली ठीक है, 98 से 1805 तक, तो 1802 के आसपास आया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। उससे पहले कॉर्नवालिस थे जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया था। ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन दोनों ने भी इफेक्ट डाला था। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया क्या क्या पॉलिसीज थी, हम तो जान गए ट्राइब के साथ क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर के साथ क्या कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट्स के साथ क्या कर रहे थे। दो चीज़ें और हैं जो मिलिट्री से रिलेटेड है, जो एम्पायर और किंगडम से रिलेटेड है, वो है सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या किया ब्रिटेन ने, पहले एक राज्य को कैप्चर किया। ठीक है। उस राज्य को कैप्चर करने के बाद वहां के राजा को कहा कि तुम हमारी आर्मी संभालो।
उनसे कहा देखो तुम्हारी आर्मी हार गई है, तुम्हें अपनी आर्मी रखने की इजाजत नहीं है। अब तुम्हारा प्रोटेक्शन ब्रिटेन आर्मी का ब्रिटिश आर्मी करेगी या ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी करेगी। ब्रिटिश तो बाद में आया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की आर्मी करेगी। तुम इस आर्मी की देख रेख हो जैसे तुम अपनी आर्मी करते हो। सैन्य को खाना दो, सैलरी दो, प्रोटेक्शन तुमको हमारी आर्मी देगी। ठीक है। और एक आदमी तुम्हारे यहाँ रहेगा जिसे रेसिडेंस बोला गया। एक रेसिडेंस को रखा गया, मतलब एक तरह का ऑफिसर जो ब्रिटेन के लिए काम कर रहा है, या ब्रिटिश ऑफिसर्स जो वहाँ पे देख रहा है कि राजा आर्मी का देखभाल कर रहा है कि नहीं। इसे रेसिडेंस बुलाया गया। रेसिडेंट, हाँ एग्जेक्टिव रेसिडेंट। तो एक इंग्लिश रेसिडेंट रखा गया राजा के पास। राजा के पास अपनी आर्मी नहीं है, ब्रिटेन की आर्मी है। ब्रिटेन की आर्मी को राजा ही देख रेख कर रहा है, और ब्रिटेन कहती है कि कुछ हमला हमला होगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और तुम्हें इजाजत नहीं है किसी के भी साथ दोस्ती करने का या दुश्मनी करने, यानी बिना इजाजत के, बिना आर्मी कमांडर की इजाजत के राजा तुम किसी के साथ ना दोस्ती कर सकते, ना किसी के साथ दुश्मनी कर सकते। ना तो तुम कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, पैक्ट साइन कर सकते हो, ना तो तुम वॉर कर सकते हो या लड़ाई कर सकते हो। तुम दोनों ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक तरह से क्रिपल्ड बना दिया ना, एकदम लाचार कर दिया, और क्या कहते हैं, अपंग विकलांग बना दिया पूरी तरह से। अब देखो यहाँ ब्रिटिश आर्मी कितनी चालाकी से काम कर रही है। उसको पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ रहा है अपनी आर्मी पे, क्योंकि आर्मी का सारा खर्चा कौन उठा रहा है? राजा उठा रहा है। और उसकी डोमिनेंस भी साबित हो जा रही है, क्योंकि अगर तुम मेरी मर्जी के बिना अगर तुम कुछ नहीं कर सकती बेटा, इसका मतलब यही ना तुम मेरे गुलाम हो। तो गुलाम भी बना दिया और खर्चा भी उठवा लिया। सब्सिडरी अलायंस था ये। दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि जैसे राजा है, अगर राजा का कोई नेचुरल एयर नहीं है, एयर मतलब HEIR वाला एयर की बात कर रहा हूँ, उत्तराधिकारी, बायोलॉजिकल एयर की बात हो रही है। बायोलॉजिकल मतलब खुद का ही बेटा, खुद का खून होना चाहिए, नहीं कि चाचा मौसी का लड़का। तुम्हारा खुद का लड़का होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर तुम्हारा राज्य मेरा हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर बहुत राज्य हड़पे थे ब्रिटेन ने। सबसे पहले सतारा हड़पा था, सतारा महाराष्ट्र में है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ही अवध को भी हड़पा था, बट अवध के रीजन दूसरा दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ही झांसी को भी हड़प लिया था। ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई का खुद का बेटा नहीं था। ठीक। तो ब्रिटेन ने कहा तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम राज्य नहीं कर पाओ। तो ब्रिटेन ने उनका राज छीन लिया। जब उनका राज छीन गया तो अपना राज्य वापस लेने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि उस टाइम पे कोई नेशन कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया में। कोई ऐसा राष्ट्र के लिए या पूरे देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी। और अगर झांसी नहीं गया होता तो हो सकता है झांसी की रानी लड़ाई भी ना लड़ती ब्रिटेन के खिलाफ। यहाँ पे मैं ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोकल रीजंस की वजह से लड़ाई लड़ी गई थी। लोकल रीजन मतलब खुद का आपस में पर्सनल रीजन हो गया। लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट किया? लोगों ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि जो लोग थे वो सफरर थे, उनको बहुत भोगना पड़ा था अंग्रेजी राज, अंग्रेजी कानून के अंदर। ठीक है। किसानों को झेलना पड़ा था, कारीगरों को झेलना पड़ा था, ट्राइब्स को झेलना पड़ा था। और जो सैनिक हैं जिन्होंने म्यूटिनी किया या जिन्होंने रिवोल्ट किया, वो कौन थे? कहा जाता है कि द सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वर नो वन एक्सेप्ट पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म। ऐसी लाइन बोली गई, कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि जो ब्रिटेन की आर्मी में
सैनिक हैं वो किसान ही हैं यूनिफॉर्म में, क्योंकि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, वो लोग किसानी से आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड किसानी, 90% किसानी होती है। 90% इंडिया किसान था। आज भी आधे से ज्यादा है, लेकिन उस टाइम पे भी 90% किसान हुआ करता था। ठीक है, किसानी चल रही है। तो वो किसान है यूनिफॉर्म में। उसने देखा है कैसे किसानी को बर्बाद किया, एग्रीकल्चर को बर्बाद किया, कैसे जबरदस्ती इंडिगो उगाया जा रहा है, या कैसे जबरदस्ती कॉटन उगाया जा रहा है, कैसे जबरदस्ती लगान वसूल किया जा रहा है। उसने देखा। वो अपने साथ वो गुस्सा तो लेकर आया ही आर्मी में, और जब उसने ये देखा, आर्मी में क्यों आया? भाई जिंदा रहने के लिए नौकरी करनी है। और राजा कौन है? राजा ब्रिटेन है, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो गया आर्मी में सर्व करने के लिए। उसके बाद आर्मी में जाकर उसने देखा कि यार यहाँ तो धर्म के खिलाफ ही मेरे हो रहा है सब कुछ, तो और गुस्सा। ठीक। तो सतारा अवध, अवध का रीजन दिया था, अवध का रीजन दिया था कि अवध में था बेटा उनका, जो वाजिद अली शाह नवाब थे, और उनकी जो वाइफ थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने रिवोल्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और साथ ही साथ अ, उनका बेटा था ब्रिजेश कादर। ब्रिजेश कादर था, लेकिन फिर भी अवध को, देखो ब्रिटेन अपनी सहूलियत से काम कर रहा था। अगर तुम कह दो ना नहीं नहीं देखो मेरे पास है, मेरा खुद का बेटा है, तब ब्रिटेन कहेगा नहीं खुद का बेटा तो है, लेकिन किसी और रीजन की वजह से मैं तुम्हारा राज झड़प ले रहा हूँ। तो उत्तराधिकारी होने के बाद भी अवध को अपने कब्जे में ले लिया। क्या रीजन दिया था? मॉल एडमिनिस्ट्रेशन। मॉल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि वहां पे राज्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरा। मेरे को अवध चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लागू होगा कि नहीं लागू होगा। अगर उनके पास नेचुरल एयर है, अगर उनके पास उत्तराधिकारी है बायोलॉजिकल, तब भी मुझे अवध चाहिए। कोई तो कोई रीजन बताओ। तो लोग, ब्रिटेन ने क्या रीजन बता दिया? मॉल एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य नहीं कर पा रहे, ये रीजन दे दिया। अवध क्यों चाहिए था? क्योंकि अवध एक बहुत प्रॉस्परस स्टेट था, हंसता खेलता, खिलता फलता, है ना, और पैसे वाला, अमीर, एग्रीकल्चर में रिच, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रिच, कल्चरल एक्टिविटीज में रिच। इकोनॉमिक, कल्चरल, एग्रीकल्चर सब अच्छा था अवध को। तो अवध को किसी भी तरह से ब्रिटेन, अंग्रेज अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तो उन्होंने कब्जे में लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं तो मॉल एडमिनिस्ट्रेशन बोल के कब्जे में लिया। उस समय कहा रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था, किसी और ने कहा था कि अवध इज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ समडे। है ना, कि अवध एक चेरी है जो हमारे मुंह के अंदर एक दिन आएगी। चेरी को क्यों बोला जा रहा है? कि अवध बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। अवध इंपॉर्टेंट था क्योंकि रिच था, प्रॉस्पेरस था। उसको कब्जे में लेना चाहते थे। अंग्रेज को जहां फायदा मिलता था, अंग्रेज एक ऐसे बोराए हुए घोड़े की तरह था जिसको जहां घास मिल जाती थी वहीं दौड़ पड़ता था घास चढ़ने के लिए। तो जहां पे उनको प्रॉफिट दिखा कि हाँ हम यहाँ से फायदा उठा सकते हैं, वहां भाग के चले गए। अवध भी कब्जे में लिया, झांसी कब्जे में लिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सस्टेडी अलायंस, ये दोनों ने भी पार्ट प्ले किया 1857 के लिए। इसके अलावा और भी छोटी मोटी डिटेल्स हैं, हालांकि मेजर मेजर डिटेल्स हमने पढ़ ही लिया। इसके बाद हम जैसे चैप्टर्स में पढ़ेंगे रूमर्स के बारे में, कैसे फैले, क्यों फैले, रूमर ही क्यों, और और क्या किया था, एक बुक, टॉपिक वाइज ही चलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज ही चलेंगे। किताब मेरे पास अभी नहीं है यार, रुको उसमें होंगी किताब, ये रखी तो है। हम्म।
म्यूटनीज कैसे शुरू हुई, ये तो हमने एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन ले लिया। हाउ द म्यूटनीज बिगेन, कम्युनिकेशन की लाइंस, टेलीग्राफ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। लीडर्स कौन कौन से थे, जैसे झांसी की रानी है, रानी लक्ष्मीबाई, और कानपुर में है नाना साहेब बाजीराव सेकंड के बेटे थे, है ना, मराठा एम्पायर के डिसेंडेंट। इसके अलावा कुंवर सिंह हैं, आरा बिहार में थे। इसके अलावा डंका शाह थे एक, है ना, अब्दुल्ला शाह, नहीं, मोहम्मदुल्ला नाम था शायद उनका। अ, अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद के ही थे। शाहमल थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजा थे। ये सब लीडर्स थे। रूमर्स कैसे फैली, लोगों ने रूमर में विश्वास क्यों किया, क्योंकि लोग ऐसे थे ही। और भी चीजें हम बात करेंगे। अवध, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, है ना। डलहौजी, अच्छा डलहौजी ने बोला था उस टाइम पर। डलहौजी ने, देखो जानबूझ के डलहौजी ने लिया अवध को। अवध भले ही उनके पास रहा हो डिसेंडेंट, बायोलॉजिकल एयर, ब्रिटिश कादर, लेकिन जानबूझ के कोई जबरदस्ती का रीजन बना करके, माल एडमिनिस्ट्रेशन का रीजन दे करके अवध को अपने कब्जे में लिया गया। फिरंगी राज, तालुकदास का क्या रोल था, जमींदास का क्या रोल था, और मिडिल क्लास का क्या रोल था। ठीक। एजुकेटेड मिडिल क्लास के बारे में पढ़ोगे तो उन लोगों ने सपोर्ट किया था ब्रिटेन को इस रिवोल्ट में। और सिर्फ नॉर्दर्न रीजन में, उत्तरी भारत में, और उत्तरी भारत के भी सिर्फ यूपी बिहार या दिल्ली या बंगाल थोड़ा बहुत, यही 3-4 राज्यों में सिर्फ रिवोल्ट फैला था। साउथ में भनक नहीं लगी थी कि 1857 जैसा कोई रिवोल्ट भी हुआ है। महाराष्ट्र पंजाब ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा रिबल्स को क्या चाहिए था, ये भी हम जानेंगे। ऑल द रिबल्स वांटेड, पॉलिसीज हम जान चुके हैं। अल्टरनेटिव पावर, रिप्रेशन उसके बाद बहुत बुरी तरह से मारे गए। रानी लक्ष्मीबाई बैटल में मारी गई, और टांटिया टोपे, सॉरी टांटिया टोपे कह रहा हूँ, नाना साहेब भी, उनको भागना पड़ा था। बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। बाकी सारे रिवोल्टर्स को मारा गया, बहुत ही ब्रूटली मारा गया, फोर्स का इस्तेमाल करके। और रिवोल्ट की क्या क्या तस्वीरें सामने आती हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, और ब्रिटेन ने उसे कैसे रिप्रेजेंट किया है, इंडिया ने उसे कैसे देखा है, ये सारी बातें हम करेंगे। कुछ दिन लगेंगे, कम से कम 4, मिनिमम 5 क्लास लगेगी, कम से कम 5 क्लास तो लगी जाएगी चैप्टर में, उससे कम नहीं लगेगी। ठीक है। चलो आज कुछ लिखे नहीं है। अगले क्लास में हम लोग सीधे सब्सिडी लाइंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से शुरू करेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के बाद हम इमीडिएट रीजन जानेंगे कि उस समय क्या हुआ था कि रिवोल्ट हो गया था। उसके बाद हम सीधे एनसीईआरटी के टॉपिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चा।